नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हरिशंकर परसाई जी, उनकी एक बेहद दिलचस्प और मशहूर व्यंग्य रचना टॉर्च बेचने वाले, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्ते। हाँ, ये उन कहानियों में से है जो आपको पहले हंसाती है, गुदगुदाती है, लेकिन फिर धीरे-धीरे समझ आता है कि अरे, ये तो बहुत गहरी चोट कर रही है। बिल्कुल, परसाई जी का यही तो खास अंदाज था। हाँ, मतलब हंसी के पर्दे में समाज की जो सच्चाई है, उसको सामने रख देना। सही कहा। तो हमारे पास परसाई जी की ये मूल कहानी है और हमारा इरादा यही है कि इसकी परतों को खोलें, समझें कि किरदार क्या सोच रहे हैं और असल में परसाई जी निशाना किस पर साध रहे थे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि समाज का एक एक्सरे जैसा है। और व्यंग, सटायर जिसे कहते हैं, वो उनका मुख्य हथियार था। मतलब हंसी मजाक में लपेट कर कड़वी गोली दे देना, ताकि वो गले से उतर भी जाए और असर भी करे। एकदम। और कहानी की शुरुआत तो देखिए कितनी दिलचस्प है। सोचिए, एक मामूली सा टॉर्च बेचने वाला है जो चौराहे पर अंधेरे का डर दिखाकर अपनी सूरज छाप टॉर्च बेचता है। हाँ। वो अचानक कुछ टाइम के लिए गायब हो जाता है और जब मिलता है तो हुलिया एकदम बदला हुआ, दाढ़ी बड़ी हुई, लंबा कुर्ता और बातें बातें तो बिल्कुल ही बदल गई हैं। हाँ, अब वो बाहरी टॉर्च की बात नहीं करता। नहीं, अब वो कहता है कि आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। तो चलिए इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखते हैं ये बदलाव कैसे आया। तो कहानी शुरू होती है कथावाचक से, यानी नरेटर, जो अपने पुराने दोस्त उसी टॉर्च बेचने वाले से अचानक टकरा जाता है। और जैसा हमने कहा, दोस्त का हुलिया तो बिल्कुल बदला हुआ, दाढ़ी, बाल, कपड़े सब जैसे किसी संत महात्मा जैसे। हाँ, बिल्कुल। और जब कथावाचक, जो शायद परसाई जी खुद को ही रख रहे हैं वहाँ, वो एक सीधा सा सवाल पूछता है, क्यों भाई आजकल टॉर्च वॉर्च नहीं बेचते क्या? हाँ, बड़ा स्वाभाविक सा सवाल है। तो जवाब क्या मिलता है? वो काम बंद कर दिया, अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। अब यहाँ भाषा देखिए, व्यर्थ मालूम होते हैं। कितनी आसानी से भौतिक चीज को एकदम नीचे गिरा दिया। एकदम। और कथावाचक का जो शक है वो फौरन सामने आ जाता है। शायद वो हम सबका आम आदमी का शक है। वो कहता है, अरे तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वो इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। हाँ। मेहनत मजदूरी करके तो आत्मा के टॉर्च की बैटरी चार्ज नहीं होती। ये पंक्तियां हैं तो मजेदार, पर सीधी चोट करती हैं उस धारणा पर कि भाई आध्यात्म का रास्ता कहीं काम से बचने का बहाना तो नहीं। बिल्कुल, ये परसाई का पहला तीर है। वो सीधे सवाल कर रहे हैं, क्या आध्यात्मिकता मेहनत से जी चुराने का शॉर्टकट है? क्या आत्मा का प्रकाश जलने के बाद दुनियादारी की जरूरत नहीं रहती? और फिर दोस्त जो कहानी सुनाता है, वो उस व्यंग को और भी गहरा कर देती है। हाँ, दोस्त बताता है कि ये बदलाव अचानक नहीं हुआ। वो ले जाता हमें 5 साल पहले, वो दौर जब वो और उसका एक और दोस्त दोनों बेरोजगार थे, निराश थे और उनके सामने बस एक ही बड़ा सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें। ये सवाल तो आज भी उतना ही बड़ा है ना? बिल्कुल। और तब वो दोनों दोस्त उसी हताशा में एक फैसला करते हैं, बड़ा फिल्मी सा फैसला। हाँ, एकदम, कि चलो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, अपनी अपनी किस्मत आजमाते हैं और ठीक 5 साल बाद इसी जगह इसी तारीख को वापस मिलेंगे। हाँ, जैसे पुरानी लोक कथाओं में होता है या वो बिछड़े दोस्तों वाली फिल्मों में। परसाई ने इस फॉर्मूले को बड़े मजेदार ढंग से इस्तेमाल किया है यहाँ। तो ये जो अलग होने का वादा था, यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। हमारा पहला दोस्त जो अब ये कहानी सुना रहा है, उसने चुना टॉर्च बेचने का रास्ता। और उसका टॉर्च बेचने का जो तरीका था, वो गौर करने लायक है। वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहा था, वो पहले एक जरूरत, बल्कि कहूँ कि एक डर पैदा कर रहा था। वो भीड़ जमा करता था और फिर अंधेरे का एक भयानक चित्र खींचता था। हाँ, जरा उसके शब्द सुनिए, वो कैसे डराता था लोगों को। आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है। रातें तो इतनी काली होती हैं कि अपना हाथ नहीं सूझता। आदमी रास्ता भटक जाता है, कांटों में उलझ जाता है। नीचे जमीन पर सांप रेंग रहे हैं। अंधेरा तो सबको निगल रहा है। आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर पैर पड़ जाता है। सांप डस लेता है और वो मर जाता है। कितना ड्रामा है, कितना बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। लोगों के मन में अंधेरे का खौफ भर देता था वो। हाँ, यहीं परसाई जी डर के मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी ऑफ फियर को उजागर कर रहे हैं कि पहले लोगों की जो असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी है, उसको कुरेदो, उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाओ, उन्हें एहसास कराओ कि वो कितने खतरे में है। ये सिर्फ टॉर्च बेचने की बात नहीं है। ये तो बीमा पॉलिसी बेचने का तरीका हो सकता है, कोई राजनीतिक विचारधारा बेचने का तरीका हो सकता है, या डर दिखाकर धर्म की तरफ मोड़ने का भी तरीका हो सकता है। पहले समस्या को एकदम विकराल बना दो,
और कमाल की बात यह है कि वो दोस्त खुद ये मानता है। वो कथावाचक से कहता है, आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे। भरी दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है। ये वाक्य तो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आदमी को डराना कितना आसान है। हाँ, ये लाइन तो जैसे कहानी का निचोड़ है। जब डर अच्छी तरह बैठ गया लोगों के मन में, तब वो अपना सोल्यूशन पेश करता है, सूरज छाप टॉर्च। अंधेरे से बचना है तो ये टॉर्च खरीद लो। ये क्लासिक मार्केटिंग टैक्टिक है, लेकिन परसाई इसे एक अनैतिक, इमोरल रूप में दिखा रहे हैं। डर बेचो और फिर डर का इलाज बेचो। हाँ, यहाँ प्रोडक्ट टॉर्च है। आगे चलकर प्रोडक्ट बदलेगा, पर तरीका, वो मॉडल वही रहेगा। तो खैर 5 साल बीत जाते हैं। हमारा ये टॉर्च बेचने वाला दोस्त वादे के मुताबिक उसी जगह पहुंचता है, इंतजार करता है, पर दूसरा दोस्त नहीं आता। उसे चिंता होती है। वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। शहरों कस्बों में भटकता है और एक शाम वो एक बड़े शहर पहुंचता है। और वहां क्या नजारा देखता है? एक बहुत बड़ा मैदान, हजारों की भीड़ है, एक भव्य मंच सजा हुआ है और मंच पर रेशमी कपड़ों में लंबी दाढ़ी और बालों वाले एक भव्य पुरुष विराजमान है जो प्रवचन दे रहे हैं। माहौल एकदम आध्यात्मिक और श्रद्धा से भरा हुआ। और ये भव्य पुरुष कह क्या रहे हैं? कमाल की बात यह है कि ये भी अंधेरे की ही बात कर रहे हैं, पर भाषा पूरी तरह बदल गई है। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूं। उसके भीतर कुछ बुझ गया है। ये युग ही अंधकारमय है। आज तो आत्मा में भी अंधकार है। अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं। मैं तुम्हें उस ज्योति की ओर ले जाना चाहता हूं। यही परसई का व्यंग्य अपने चरम पर है। पहले दोस्त का जो भौतिक अंधेरा था, अपना हाथ नहीं सूझता, सांप डस लेता है, उसकी जगह अब दूसरे दोस्त के आध्यात्मिक अंधेरे, आत्मा में अंधकार, अंतर की आंखें ज्योतिहीन ने ले ली है। हाँ, शब्द भारी भरकम हो गए हैं, फिलोसॉफिकल हो गए हैं, लेकिन जो मूल तकनीक है वो वही है डर। पहले बाहरी दुनिया का डर दिखाया जा रहा था, अब अंदरूनी दुनिया का डर, आत्मा के भटक जाने का डर दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। और हमारा पहला दोस्त जो भीड़ में खड़ा ये सब सुन रहा है, उसे अचानक हंसी आ जाती है। उसे लगता है कि ये भव्य पुरुष भी तो वही कर रहा है जो मैं करता था। अंधेरे का डर दिखाकर कुछ बेचना चाह रहा है। हाँ, वो कनेक्शन पकड़ लेता है। और तभी उसे जैसे बिजली का झटका लगता है। वो पहचान लेता है, अरे ये भव्य पुरुष तो वही मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त है। क्या टर्न है कहानी में। एक दोस्त सड़क पर टॉर्च बेच रहा था, दूसरा दोस्त भव्य मंच पर आत्मा का टॉर्च बेच रहा है, और दोनों का आधार क्या है? डर। परसाई यहाँ सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या इन दोनों बिजनेस में ऊपरी चमक दमक के नीचे असल में कोई फर्क है भी? तो जब प्रवचन खत्म होता है और वो भव्य पुरुष बना दोस्त अपनी चमचमाती कार की तरफ बढ़ता है, हमारा पहला दोस्त उसे रोक लेता है। अरे दोस्त भी उसे पहचान जाता है, पर पब्लिक में कोई रिएक्शन नहीं देता। हाथ पकड़कर कार में बिठाता है और कहता है, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी। हाँ, ज्ञान चर्चा। शायद ड्राइवर और गार्ड्स के सामने अपनी पोल नहीं खोलना चाहता वो। लगता तो यही है। ये चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। वो जो नकाब उसने पहन रखा है उसे वो बनाए रखना चाहता है। बंगले पहुंचकर ही असली चेहरा सामने आएगा। तो बंगला पहुंचते हैं। उसकी शानो शौकत देखकर पहला दोस्त थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर पेट की बात मुंह पर आ ही जाती है। वो पूछता है, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। दोस्त पहले तो एकदम दार्शनिक अंदाज में जवाब देता है, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। जैसे कि वो अपनी नई भूमिका को पूरी तरह जी रहा हो। लेकिन पहला दोस्त अब कच्ची गोलियां खेलने वाला नहीं था। वो उसे जमीन पर लाता है। हाँ, वो सीधे कहता है, साले फिलॉसफी मत बगार, ये बता कि तूने इतनी दौलत कैसे जमा कर ली 5 सालों में। और जब दोस्त इधर उधर की बातें करता है तो पहला दोस्त सीधे पॉइंट पर आता है। वो कहता है, तुम कुछ भी कहलाओ, हो तुम टॉर्च बेचने वाले ही। अरे चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वो लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। ये लाइनें तो मतलब कहानी का सार हैं। धर्म, अध्यात्म और बिजनेस के उस नेक्सस पर, उस घालमेल पर सीधा अटैक कर रहे हैं, जहां लोगों की भावनाओं, उनकी आस्था, उनके डर का इस्तेमाल करके एक पूरा उद्योग, एक इंडस्ट्री खड़ी की जाती है। हाँ, भाषा बदल जाती है, मंच बदल जाता है, प्रोडक्ट का नाम बदल जाता है, सूरज छाप से शायद सनातन ज्योति या कुछ और, लेकिन जो बेसिक बिजनेस मॉडल है वो वही रहता है, डर पैदा करो और फिर उस डर का समाधान बेचो। और क्या ये बात सिर्फ उस जमाने पर लागू होती थी? आज भी अगर हम देखें, कितने तरह के डर हमें रोज दिखाए जाते हैं। भविष्य का डर, नौकरी जाने का डर, बीमार होने का डर,
अकेले रह जाने का डर, सफल ना होने का डर, और हर डर के लिए बाजार में एक टॉर्च मौजूद है। बिल्कुल। वो टॉर्च कोई ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम हो सकती है, कोई खास तरह की लाइफस्टाइल हो सकती है, कोई विचारधारा, या फिर कोई गुरु या कोई पंथ। परसाई की नज़र कमाल की थी। उन्होंने इस पैटर्न को बहुत पहले ही पहचान लिया था। कहानी में आगे वो जो भव्य पुरुष बना दोस्त है, वो आखिरकार मान जाता है। वो कहता है, हाँ यार, तेरी बात ठीक ही है। लेकिन फिर वो अपने धंधे को डिफेंड भी करता है। कहता है कि उसकी कंपनी कोई नई नहीं, सनातन है। उसका टॉर्च भी कोई मामूली चीज नहीं, सूक्ष्म है। और उसकी कीमत बहुत मिलती है। ये सनातन और सूक्ष्म शब्द बड़े दिलचस्प हैं। ये एक तरह की ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है। सनातन कहकर वो उसे एक प्राचीनता, एक ऑथेंटिसिटी का रंग देता है। सूक्ष्म कहकर उसे भौतिक चीजों से ऊपर, ज्यादा रहस्यमयी और कीमती बना देता है। हाँ, ताकि ज्यादा पैसे वसूले जा सकें। बिल्कुल, ये सब मार्केटिंग की ही भाषा है, चाहे वो अध्यात्म के कपड़ों में क्यों ना लिपटी हो। तो हमारा पहला दोस्त वो 2 दिन उस शानदार बंगले में रहता है। शायद इस नए सूक्ष्म टॉर्च वाले धंधे के सारे दाव पेंच सीखता है। और फिर तीसरे दिन एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपनी पुरानी सूरज छाप टॉर्चों से भरी पेटी को नदी में फेंक देता है। ये एक सिंबॉलिक एक्ट है। उसने पुराने फिजिकल टॉर्च के धंधे को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने देख लिया कि इस नए सूक्ष्म टॉर्च के धंधे में मुनाफा ज्यादा है, इज्जत ज्यादा है और शायद मेहनत भी कम। और कहानी के अंत में जब कथावाचक उससे दोबारा मिलता है, यानी कहानी जहां से शुरू हुई थी, और पूछता है कि अब क्या करोगे, तो वो अपनी नई बढ़ी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्या कहता है? धंधा वही करूंगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूं। वाह, क्या पंचलाइन है, क्या अंत है। मतलब मूल काम वही रहेगा, अंधेरे का डर दिखा के रोशनी बेचना। बस अब वो सूरज छाप कंपनी का एजेंट नहीं रहा, अब वो सनातन कंपनी का एजेंट बन गया है। फिजिकल टॉर्च की जगह अब वो आध्यात्मिक या फिलॉसफिकल टॉर्च बेचेगा। तो अगर हम इस पूरी कहानी से मुख्य सीख निकालने की कोशिश करें, तो पहली बात तो साफ है कि डर, फियर, एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। परसाई दिखा रहे हैं कि कैसे इसे चालाकी से इस्तेमाल करके कुछ भी बेचा जा सकता है। हाँ, और दूसरी बड़ी बात जो निकल कर आती है वो है 2 बिल्कुल अलग दिखने वाले फील्ड्स। एक तरफ बिजनेस, दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी। इनके बीच की एक चौंकाने वाली समानता। परसाई की नज़र में जब दोनों का आधार लोगों के मन में डर पैदा करना बन जाता है, तो उनका कैरेक्टर, उनका स्वभाव एक जैसा हो जाता है। हाँ, दोनों ही अंधेरे का डर दिखाकर अपना अपना प्रकाश बेचने लगते हैं। बिल्कुल। ये कहानी हमें कंज्यूमरिज्म पर भी सोचने को मजबूर करती है। क्या हर समस्या का समाधान बाजार से ही खरीदना पड़ता है? क्या हर डर का इलाज किसी बाहरी टॉर्च में ही मिलेगा? और ये सवाल तो आज के दौर में इंफॉर्मेशन एज में, सोशल मीडिया के ज़माने में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हमें लगातार नए नए अंधकारों से डराया जाता है। हमारी जो कमियां हैं, इनएडिक्वेसीज हैं, उन्हें उभारा जाता है। जैसे, क्या आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं? क्या आप काफ़ी हेल्दी हैं? क्या आप काफ़ी खुश हैं? क्या आपका फ्यूचर सिक्योर है? और अगर जवाब नहीं है, तो ये लीजिए हमारा टॉर्च, ये कोर्स खरीद लीजिए, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये डाइट फॉलो कीजिए, इस विचारधारा को अपना लीजिए, इस गुरु के पास चले जाइए। परसाई हमें एक तरह से सावधान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई सजग रहो, पहचानो कि तुम्हें किस चीज से डराया जा रहा है और उस डर के बदले तुम्हें क्या बेचा जा रहा है। क्या वो वाकई तुम्हारी जरूरत है या सिर्फ तुम्हारी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाया जा रहा है? ये कहानी एक तरह से हमें क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए भी प्रेरित करती है। किसी भी दावे को, चाहे वो कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे, उसे जांचो, परखो, देखो कि कहीं उसके पीछे डर की साइकोलॉजी तो काम नहीं कर रही। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार या सवाल छोड़ जाते हैं। जरा अपने आसपास देखिए और सोचिए, आज के समय में परसाई के ये टॉर्च बेचने वाले और भव्य पुरुष किन किन नए रूपों में मौजूद हैं? हाँ, ये सोचना जरूरी है। वे कौन से नए अंधकार बना रहे हैं और कौन से नए सूरज छाप या सनातन टॉर्च हमें बेचने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम उन डर पैदा करने वाली आवाजों को पहचान पा रहे हैं? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। यकीनन इस पर सोचना आज के दौर में बहुत जरूरी है। तो ये थी हरिशंकर परसाई की कालजयी रचना टॉर्च बेचने वाले पर हमारी आज की विस्तृत बातचीत। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको कहानी की अलग अलग परतों को समझने और उसके गहरे संदेश पर सोचने के लिए कुछ नए नुक्ते दिए होंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय
और उसके स्रोतों की गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद।